हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस मास्टर्स के अंदर। ये प्रेप आईएएस का एक नया इनिशिएटिव है जहां पे हम लोग मेंस वाले टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस इनिशिएटिव का ये सेकंड वीडियो है और सेकंड टॉपिक है जो हम लोग करने वाले हैं, जो है लैंडस्लाइड। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी वाले सेक्शन से पढ़ा था इलेक्टोरल बॉन्ड, काफ़ी अच्छा टॉपिक बना है। आपका रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया रहा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके आप पहले ज़रूर देखें। पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, वो टॉपिक हम लोगों ने वहां से कवर किया था। कोशिश की थी हम लोगों ने कि उसका A to Z सारी डायमेंशंस कवर करें ताकि एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन भी आए तो आप उस पर आराम से 150 या 250 वर्ड्स लिखने की कंफर्टेबल पोजीशन में हो। हमने वो कोशिश की थी। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है बेसिकली। और हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं लैंडस्लाइड। जीएस पेपर 1 में आप इसको ज्योग्राफी वाले सेक्शन से पढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग लैंडस्लाइड के बेसिक मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। वो जीएस पेपर 1 का टॉपिक होता है। वहीं जीएस पेपर 3 में जो है हम लोग इसको डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इसके अंदर एनवायरमेंट इकोलॉजी भी इंक्लूड हो जाता है तो, लेकिन ज्यादातर टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट का आप कंसिडर कर सकते हो। तो 20-30% ज्योग्राफी, बाकी 70-80% आप इसको डिजास्टर मैनेजमेंट से कवर कर सकते हो। फिलहाल बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि वेनाड के अंदर जिस तरह से भयंकर लैंडस्लाइड आया है, वहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, उत्तराखंड के अंदर भी अलग अलग लेवल पे लैंडस्लाइड्स आए हैं। डेवास्टेशन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सिर्फ एक इमेज आपको दिखाऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी। 2021 में जीएस पेपर 3 में और जीएस पेपर 1 में यहां से दो क्वेश्चन आए हैं। देखिए, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, ये है आपका जीएस पेपर 1 से, ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। क्या पूछ रहा है? डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड द वेस्टर्न घाट्स। पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, जीएस पेपर 1। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा। डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ द लैंडस्लाइड्स, मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग करने वाले हैं जीएस पेपर 3 वाले सेक्शन से। तो ये भी टॉपिक 2021 का ही है बेसिकली। तो आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे सर 2021 में इसको पूछा है, क्या 2024 में भी पूछ सकता है? यूपीएससी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली करता नहीं है। कई बार यूपीएससी ने एक ही टॉपिक से बैक टू बैक कई सालों तक सवाल पूछे हैं। अगर उसको लगता है कि एस्पिरेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए, उसके अंदर कुछ नई करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जहां पे सोसाइटी गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, वहां से आपसे सवाल पूछ लेता है। कई बार इस तरह के सवाल जीएस पेपर 4 में भी पूछे जा सकते हैं एज अ केस स्टडी के रूप में। तो थोड़ा सा आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, थोड़े कान खुले रखने हैं कि आपको किस तरह से, बेसिकली आपका काम सिर्फ यही है, उस टॉपिक को इन डेप्थ एनालिसिस करें, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, उसका थ्योरेटिकल पार्ट, उसका अप्लाइड पार्ट, और आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखें। अगर आप वहां पे होते एज एन ऑफिसर, एज अ स्टेक होल्डर, एज अ मिनिस्टर या कुछ भी, आप वहां पे उस सिचुएशन में किस तरह से डील करते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेटर ऑन मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सेम कंटेंट से अलग अलग स्टूडेंट सेम ही कंटेंट पढ़ते हैं, लेकिन सबकी डिलीवरी और जो मार्क्स आते हैं वो वेरी कर सकते हैं सेम कंटेंट से, क्योंकि उसके अंदर फिर आपकी खुद की मैच्योरिटी और वो जो 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 लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, वो बहुत मैटर करता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, कोशिश की है कि सारी डायमेंशन हम लोग यहाँ पे कवर कर लें। एक दो डायमेंशन जो यहाँ पे रह गई होगी वो हम आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा देंगे। नोट्स कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे आपको वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं या फिर बहुत ज़्यादा जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आपको पीडीएफ से आराम से पढ़ सकते हैं। तो क्या क्या हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले तो ये न्यूज़ में क्यों है, ऑब्वियसली क्योंकि करंट अफेयर का यहाँ से हम लोगों ने रेफरेंस लिया है ऑब्वियसली, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यूपीएससी डायरेक्टली वो करंट अफेयर का सवाल पूछे पूरे का पूरा 120 वर्ड या 150 या 150 वर्ड, जरूरी नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो सवाल अगर इस टॉपिक से पूछता है तो उसकी जो इंस्पिरेशन है क्वेश्चन पूछने की, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं करंट से जुड़ी होती है। ये सब्जेक्ट ऐसा है। तो क्यों न्यूज में रहा? ऑब्वियसली जो वेनाड के अंदर हुआ है, जहां पे इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, तो इसलिए न्यूज में है। तो लेकिन जो वेनाड वाला लैंडस्लाइड है, क्या हम लोग इसकी भी एनालिसिस करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उसके कॉजेज क्या रहे, केरला में ऐसा क्या है, खासकर जो वेनाड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा लैंडस्लाइड वहां पे सिर्फ अभी नहीं आया, बल्कि पास्ट में भी काफी बड़े बड़े लैंडस्लाइड वहां पे आते रहे हैं। तो थोड़ा सा उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत मतलब चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है कि सिर्फ वो
लैंडस्लाइड से सवाल पूछेगा तो वेनाड के ऊपर ही पूछेगा पूरे का पूरा नहीं, वेनाड से हो सकता है एक पार्ट पूछ ले आपका क्वेश्चन का, बाकी जो 2-3 पार्ट होंगे वो आपका जनरल पूछ सकता है। तो हाँ, जो इशू है न्यूज में वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, केस स्टडी के रूप में भी और वैसे इन जनरल भी, ये हम लोग समझेंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी स्टैटिक पार्ट पे जाएंगे, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी वाले पार्ट्स आप कंसिडर कर सकते हो। लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड का मीनिंग क्या है, और यहां पे हम लोग एक चीज पे ऊपर और काफी फोकस करेंगे जो कि हमारा लैंडस्लाइड एटलस है। अभी इसरो एक लैंडस्लाइड एटलस भी पब्लिश करता है, ठीक है, उसके ऊपर भी जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे कि लैंडस्लाइड एटलस बेसिकली क्या कहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लैंडस्लाइड के कारण क्या क्या हैं, अलग अलग फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर, मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर, सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लैंडस्लाइड कितने टाइप का होता है, उसके क्लासिफिकेशन, इंडिया और लैंडस्लाइड बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी इंक्लूड करेंगे लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो कि इसरो के द्वारा इशू किया जाता है, और इंडिया में जिस तरह से लैंड मैनेजमेंट की जाती है उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा बात करेंगे। लैंडस्लाइड का इंपैक्ट क्या क्या होता है, जनरल सी बातें हैं, सबको पता ही है बेसिकली, बट फिर भी थोड़ा सा कैटेगराइज वे में, एक स्ट्रक्चर वे में जब पढ़ते हैं चीजों को तो आंसर लिखने में थोड़ी आसानी अपने को रहती है। चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया इतना बड़ा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, दुनिया का 4th या 5th जो है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है इंडिया, उसके बावजूद भी जब हमें इन चीज़ों का पता है, लैंडस्लाइड को हम लोग एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक लिए गए हैं, इसमें काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हम लोग चीज़ें यूज़ करेंगे। बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है आपका एनडीए में गाइडलाइंस, ठीक है, एनडीए में क्या गाइडलाइंस दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, एनडीए गाइडलाइंस के अलावा भी दूसरे स्टेप्स भी हो सकते हैं जो हमें लेने चाहिए, ठीक है। देखो ये दो चीजें हैं, एक तो वो है जो हम लोगों ने स्टेप लिए हैं, एक वो है जो एनडीए में हमें सजेस्ट करता है कि भैया लैंडस्लाइड के टाइम पे ये सब करिए। एक होता है वे फॉरवर्ड, यानी कि अपनी तरफ से आप कौन से स्टेप सजेस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो एनडीएमए के अंदर इंक्लूड हुए हों, लेकिन आप क्या सजेस्ट कर सकते हो। तो ये भी हम लोग अलग अलग डायमेंशन रूप में थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो ये सब डायमेंशन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कुछ डायमेंशन के ऊपर थोड़ा मेरा फोकस ज्यादा रहेगा जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कुछ के ऊपर फोकस थोड़ा कम करूंगा जहां पे फैक्ट्स थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसके ऊपर तो रट्टा मारना ही है। तो थोड़ी सी 2-4 चीजें मैं पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। इस वीडियो में मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखा हुआ है, ठीक है, मैं अपने पेस पे और जब तक मुझे लगता है कि इतना डिस्कस होना चाहिए मैं कोशिश करूंगा करने की। ये डिस्कशन मेरी थोड़ी सी इनफॉर्मल भी रहती है यहाँ पे, क्योंकि जब कोई सब्जेक्ट मेंस ओरिएंटेड होता है तो वहाँ पे सब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप अपना इनपुट डेफिनेटली वहाँ पे, जो थोड़ी सी क्रिएटिविटी है एज अ फैकल्टी, मुझे थोड़ी लिबर्टी है, मैं इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकता हूँ, इधर उधर की बात थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको टू द पॉइंट होना पड़ता है। लेकिन एक बात आपको बताता चला हूँ, जब आप चीज़ों को डायमेंशन, अलग डायमेंशन पढ़ते हो ना, तो आप फोकस भी तभी हो सकते हो जब आपको सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर की हैं, ठीक है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी हर डायमेंशन, तो बेटर होता है 150-250 वर्ड्स में लिखना। तो थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट यहाँ पे नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इवन फर्स्ट वीडियो भी हमारा 1 घंटे से ज़्यादा बना था, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि जो मेंस ओरिएंटेड तैयारी करते हैं बच्चे, मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा टाइम ब्रैकेट में रहना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हो ना तो उसको तो टाइम देना ही पड़ता है। तो वो कहते हैं ना भाई, अगर आपको जितना गुड़ डालोगे चीनी उतनी ही आपकी अच्छी बनेगी, उतनी मीठी बनेगी। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको चलो कट डाउन करके 10 मिनट में कर देता हूँ, आधे घंटे में कर देता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। तो अपनी नोटबुक वगैरह साथ में लेके बैठें, ठीक है, आप इसको एज अ क्लास की तरह देखें, राइट। तो ये नहीं है कि कोई यूट्यूब का वीडियो है चलो आगे फॉरवर्ड करके देख लिया और वो सब कर लिया, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करोगे आप फालतू में और उसका आउटपुट भी आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा नोटबुक लेके आप बैठ सकते हो। अगर आपने पहले से लैंडस्लाइड के ऊपर नोट्स बनाए हुए हैं, आप अपने नोट्स को यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। आपने अगर पहले से बहुत अच्छे नोट्स भी बनाए हुए हैं, आपको इस टॉपिक के बारे में ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग भी है, तब भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे ना, आपको यहाँ से कुछ पॉइंट डेफिनेटली एक्स्ट्रा मिलेंगे। वही एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जो एक्स फैक्टर होता है आपके आंसर के अंदर, जो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देता है। जो 99% बच्चे लिख रहे हैं ना, उसके अलावा आप 1-2 पॉइंट कैसे एक्स्ट्रा लिख रहे हो क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो इसलिए सिलेक्शन रेट भी इतना कम होता है ना, क्योंकि वो 1% बच्चे एक ही एक्स फैक्टर होता है। तो वो तभी होता है जब तो थोड़ा चीजों को आप मल्टीपल डायमेंशन से देखते हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये सब करने वाले हैं। तो मैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंस्टेंट नहीं है, कभी कभी ऐसा लग सकता है आपको सर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ टॉपिक से, कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, बट फिर भी हो सकता है इस टॉपिक में कुछ स्लाइड के अंदर आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा रिपीटेड हो रहा हूं, तो वो बेसिकली एक इंटेंशनली होगा मेरा,
क्योंकि जब मैं बात करूंगा एटलस के बारे में, ठीक है, जो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया है, उसके अंदर कुछ चीजें मेंशन की गई हैं पहले से ही, और वो हम लोग जनरल के अंदर भी पढ़ेंगे। तो 2-4 पॉइंट ऐसे होंगे जो थोड़ा सा रिपीटेड होंगे, बट वो डेफिनेटली वैल्यू एडिशन करेंगे वो, ठीक है, आपको थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक को, लैंडस्लाइड। और अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है इस बार वेनाड में, 21st सेंचुरी में दुनिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट एक लैंडस्लाइड ये डिजास्टर हुआ है केरला के अंदर, जहाँ पे 400 प्लस लोगों की डेथ हुई, 150 से ज़्यादा लोग अभी मिसिंग हैं, सर्च ऑपरेशन भी लगभग अभी तक चल ही रहा है। और कितने परिवार यहाँ पे उजड़ गए, पूरे के पूरे परिवार, गांव एकदम पूरा दब गया नीचे। बहुत मतलब इसमें क्या ही बोलें, सोचने की मतलब थोड़ा जब इस तरह की चीज़ें होती है मैं थोड़ा फिलोसफिकल, मतलब मेरे दिमाग में थोड़ा ना अजीबो गरीब चीज़ें आने लगती हैं कि उनके भी कितने एस्पिरेशंस रहे होंगे लाइफ में, है ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चों की एस्पिरेशन रही होंगी, हमें डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यूपीएससी क्लियर करना, कुछ भी रहा होगा, लेकिन क्या हुआ, एक झटके में सब कुछ खत्म। तो बहुत सीरियसली नहीं लेना लाइफ को, ठीक है, जो चीज़ें मिल रही हैं उसमें खुश रहें, अच्छा पाने की कोशिश करें, लेकिन दुखी मत रहें कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। देखिए जितना कोशिश करेंगे ना उतना मिल जा रहा है इंसान को, तो उसमें ये होता है कि भाई बहुत दुखी नहीं होना, ठीक है, मिल गया बढ़िया है, कोशिश हम लोग करते रहें, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ क्या चली जाए। अभी जिस तरह से ओवरएंड के अंदर चीज़ें हुई इतनी खराब, 3-4 बच्चे बेचारों की, उनकी भी तो कितनी एस्पिरेशंस रही होंगी, और इतना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसी की डेथ के लिए, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और जब हम सड़क पे निकलते हैं तो हाँ एक्सीडेंट हो गया, हमारे दिमाग में एक रहता है कि भाई सड़क पे निकले हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन आप बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो यार, उधर से गटर का पानी आ रहा है, खराब गंदा पानी आ रहा है, उस तरह से डेथ होती है, ये तो बिल्कुल अनइमेजिनेबल तरीके का होता है। तो थोड़ा सा वही, मैं मतलब आपसे तो मैं काफ़ी बड़ा ही हूँगा एज में, तो लेकिन वो मेरी एक सजेशन भी है, एक टीचर के हिसाब से भी और एक बिग ब्रदर के हिसाब से भी, कि उतना सीरियसली मत लें चीज़ों को कि भाई आपको सोच सोच के दुखी हो जाए, मेहनत करें ऑनेस्टी के साथ और ऊपर वाले पे छोड़ दें रिजल्ट, ठीक है। चलो, तो वेनाड के अंदर जो जो चीज़ें हुई ऑब्वियसली इसलिए वजह से न्यूज़ में भी रहा है, तो ये थोड़ा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, हम लोग अभी केरला वाले उस पूरे फैक्टर के एनालिसिस करने वाले हैं, स्पेशली केरला के बारे में और वेनाड के बारे में। डेटा क्या कहता है, देखिए यूपीएससी मेंस में क्या रहता है ना, आप जब तक स्टेटमेंट को कोई प्रूफ नहीं दोगे, उसको कोई बैकिंग नहीं दोगे, जब तक उसको सब्सटेंशिएट नहीं करोगे किसी डेटा के साथ, किसी सर्वे के साथ, ठीक है, पॉलिटी में हुआ तो किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के साथ, तब तक वो स्टेटमेंट उतनी ज्यादा उसके अंदर ग्रेविटी नहीं होता है। एग्जामिनर को ये फोर्स आपको करना पड़ेगा, देखो साहब मैं सिर्फ स्टेटमेंट खाली नहीं लिख रहा हूं, मैं उसके पीछे फैक्ट भी बता रहा हूं, जरूरी होता है मेंस के अंदर ये सब चीजें भी मेंशन करना। तो वेनाड इंडिया के अंदर 147 डिस्ट्रिक्ट जब कैलकुलेट किया गया और ये देखा गया भाई कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकती हैं लैंडस्लाइड से, तो 13th नंबर पे वो आया आपका वेनाड, जो कि केरला के अंदर अभी अभी वहां पे फ्लड आया है, राइट। एक तो आपने ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख यहां पे रखनी है। उसके अलावा केरला के अंदर 14 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन हैं, जिनमें से 5वें नंबर पे आता है वेनाड। ध्यान रखना है, वेनाड पहले नंबर पे नहीं है, इससे पहले और भी हैं, जैसे थ्रिसूर है नंबर 1 पे आपका चला गया, पलक्कड़, मल्लापुरम और काजिकोड, 4 डिस्ट्रिक्ट इससे पहले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार यहां पे इतना बड़ा आ गया तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते ज्यादा। जो एनसीआरबी है हमारा, ठीक है, एनसीआरबी का मतलब समझ रहे हो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी एक रिपोर्ट आती है एक्सीडेंटल डेथ एंड द सुसाइड। उस रिपोर्ट ने यह कहा कि पिछले 20 सालों में केरला में वेनाड के अंदर लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा डेथ हुई है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे पहले 2018 के अंदर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड केरला में आया था, जहां पे 135 लोगों की डेथ हो गई थी, और ये 21st सेंचुरी का अब तक का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड था इंडिया में। लेकिन अब इसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया है 2024 में, जो कि वेनाड के अंदर इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। ये थोड़ा आपने यहाँ पे याद रखना है।
उसके अलावा पिछले 7 सालों में, पिछले 7 ईयर्स के अंदर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड जो इंडिया में आए हैं ना, वो केरला के अंदर आए हैं। या कौन कह रहा है? ये कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डेटा है ये। कभी कभी कुछ कुछ डेटा के अंदर आपको हल्का फुल्का कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज को जो डेटा कलेक्ट करने का जो तरीका होता है ना, उनका जो बेस, जो कैलकुलेशन करने का वे होता है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेकिन कोई भी डेटा इतना गलत नहीं होता है, ठीक है, आज के आसपास ही रहता है। ये थोड़ा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड इन द कंट्री ओवर द प्रीवियस 7 ईयर्स कहां पे हुआ? ये आपका केरला के अंदर ही हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कहा है। थोड़े थोड़े फैक्ट आपको यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। केरला के अंदर जो लैंडस्लाइड आया है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली रेनफॉल एक सबसे बड़ा रीजन यहां पे नजर आता है। एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, 140 mm का रेनफॉल वहां पे हुआ। 140 mm का रेनफॉल सिर्फ कुछ ही घंटे के अंदर। जो आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया था, आईएमडी के प्रिडिक्ट करने से कम 6 to 7 टाइम्स ज्यादा है ये। ठीक है, आपने प्रिडिक्ट कुछ और किया और उससे कई गुना ज्यादा रेनफॉल वहां पे हो गया। वो भी सिर्फ मतलब 30 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली उस दिन ये हुआ था। ये एक सबसे बड़ा रीजन वहां पे नजर आता है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग एक यहां पे रीजन है। इसका रीजन कैसे है? अरेबियन सी वो काफी फास्ट, बहुत स्विफ्टली गर्म हो रहा है, और जब अरेबियन सी बहुत ज्यादा गर्म होता है ना, तो कोस्टल रीजन के अंदर रेनफॉल बहुत ज्यादा आता है, और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपको वहां पे देखने को मिला। उसके अलावा केरला के अंदर अगर देखेंगे, वहां पे कुछ रिवर्स हैं, जैसे काबिनी रिवर है वहां पे एक, और वहां पे है चेलियार रिवर। चेलियार रिवर के अंदर कुछ साल पहले भी एक भयंकर फ्लड आया था। उस फ्लड की वजह से क्या हुआ था, वहां पे काफी सारी जो वेजिटेशन थी वहां पे रिमूव हो गई थी। अब थोड़ा ध्यान देना अपने इस पॉइंट को। रिवर के अंदर जब फ्लड आया तो वेजिटेशन रिमूव हो गई। उस साल फ्लड आया था, और जब वेजिटेशन रिमूव हो जाती है तो हमारी जो सोइल है वो वीक हो जाती है। इस बार जब रेनफॉल आया तो वो जो वीक सोइल है वो लैंडस्लाइड के रूप में जो है वो मूव कर गई। तो ये चेलियार रिवर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहां पे रहा। उसके अलावा डिफोरेस्टेशन वहां पे बहुत ज्यादा हुआ है। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। 1950 से लेके अभी तक केरला के अंदर 62%, 60 से 62% लैंड के ऊपर डिफोरेस्टेशन हो चुका है। जंगलों को काट के केरला के अंदर प्लांटेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ऑब्वियसली बात है भैया, आप जंगल काटोगे, उसकी जगह पे आप प्लांटेशन लगाओगे, जो इंडिजिनस वैरायटी थी वहां पे वेजिटेशन की, आपने उसको पूरा हटा दिया वहां से, तो फिर लैंडस्लाइड तो अपने आप आना ही आना है, राइट। उसकी जगह आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया भयंकर तरीके से, वो सब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हुआ। 2018 में भी हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने वार्निंग भी दिया था केरला की सरकार को कि आप जो इतना अनप्लैंड जो डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। 2008 से लेके 2023 तक पिछले 20-22 सालों में केरला के अंदर 178% इंक्रीमेंट हो गया है वहां की फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना। समझ रहे हो, ये सीधा सीधा डिफोरेस्टेशन है। या तो आपने डिफोरेस्टेशन करके प्लांटेशन लगा दिया, या आपने वहां पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा दिया। 178% का इंक्रीमेंट है। ये मैंने आपको बता दिया, 1950 से लेकर 2018 के बीच में 60-62% का वहां पे डिफोरेस्टेशन हो चुका है पूरी लैंड पे। अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन वहां पे बहुत ज्यादा होती है, माइनिंग एक्टिविटी, क्वेरिंग एक्टिविटी। टूरिस्ट इतने ज्यादा हो गए हैं केरला के अंदर कि उनको अकोमोडेट करने के लिए आपने वहां पे होटल्स बना दिए, अम्यूजमेंट पार्क्स आपने वहां पे बना दिए। तो ये तो सब कहां बनेगा? लैंड के ऊपर ही बनेगा ना। देखिए केरला एक हाईली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो नेचुरली अगर वहां पे देखा जाए तो वहां की जो वेजिटेशन है वो जंगल है, फॉरेस्ट है बेसिकली, और वो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। लेकिन इतनी पॉपुलेशन को आप कहाँ अकोमोडेट करोगे? उनको खाने के लिए भोजन भी चाहिए, तो आपको एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर भी करना पड़ेगा वहां पे। जंगलों की कटाई होती है, प्लांटेशन आपने वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, पहाड़ों के काट के आपने वहां पे स्पाइसेस इंट्रोड्यूस कर दिए, आपने वहां पे रबड़ प्लांटेशन इंट्रोड्यूस कर दी। तो जब जंगल कटेंगे तो प्रॉब्लम तो आपको होनी ही है। एक रीजन और देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, शायद आपको पहले नहीं पता होगा।
1980s के बाद में, 1980s तक तो ठीक ही था खैर सब कुछ, 1980s के बाद में केरला के अंदर डिफोरेस्टेशन बहुत लार्ज स्केल पे शुरू हुआ। अब आगे सोचने वाली बात है, जब आपने एक पेड़ को काटा तो पेड़ के रूट्स तो रहे होंगे, आपने पेड़ को तो काट दिया, उसको प्लेन कर दिया, लेकिन उनके जो रूट्स थे वो आपने नहीं काटे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, ये जो रूट्स थे इनका डिकम्पोजिशन हो गया, तो जो रूट्स वाली जगह थी सोइल के अंदर वो खाली हो गई। रूट सिस्टम जो है वो उसने वहां पे एक कैविटी बना लिया छोटा सा, ऐसा बहुत जगह पे हुआ। तो जब भयंकर रेनफॉल हुआ, ये जो कैविटी है वो लैंडस्लाइड के लिए परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि आपकी सोइल इससे वीक हो जाती है। आप वहां पे टी प्लांटेशन किया, स्पाइस प्लांटेशन किया, ठीक है, उसकी वजह से भी वहां पे जो इंडिजिनियस बड़े बड़े ट्रीज थे आपने उनको कट कर दिया। ये सब जब चीजें होती हैं तो लैंडस्लाइड कहें या नेचुरल डिजास्टर कोई और भी हो सकता है, वो इश्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वैलीज में आप जो है राइस कल्टीवेशन कर रहे हो, आप वहाँ पे भैया चावल या धान की खेती कर रहे हो। जो किसानों के ओल्ड इरिगेशन मेथड होते थे, जो कि हम लोग अपनी एनवायरनमेंट का यूज़ करते थे, सराउंडिंग का यूज़ करते थे, वो आपने चेंज करके मॉडर्न मेथड्स वहाँ पे इंक्लूड कर दिए। न्यू कंस्ट्रक्शन आपने वहाँ पे अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस कर दी है। तो इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है, ये एक मैन मेड डिजास्टर है। दिखने में लग रहा है कि भाई ये नेचुरल है, बट है ये मैन मेड। इसके पीछे के कारण के लिए हम लोग काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं, इस बात को भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए थोड़ा सा, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन जब हमारी इंसानों की गलती से दूसरे इंसानों की डेथ होती है, हमारे फेलोज की डेथ होती है, हमारे फेलो इंडियंस, हमारे सिटीजन की डेथ होती है, तो गुस्सा भी आता है कभी कभी, तो थोड़ा इमोशनल होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। खैर थोड़ा आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा लैंडस्लाइड एटलस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बेसिकली इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। आपको इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके बिहाफ पे मैंने कर दिया है। तो इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैदराबाद, ये मिलके इन्होंने इशू किया है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो रीजन्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइड प्रोन होते हैं, उनका एक मैप जो है ये एक मोटे मोटे तौर पे बनाते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे केरला के अंदर काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है, सिक्किम काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वगैरह वो सब लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। तो कुछ स्क्रीनशॉट है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि एटलस से ही उठाए गए हैं बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेलिंग में, लेकिन थोड़ा सा देखें एटलस के अंदर लिखा क्या हुआ है। एटलस क्या कहता है, लैंडस्लाइड को डिफाइन करता है। तो क्या होता है लैंडस्लाइड, अ मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक, अर्थ एंड डेबरी डाउन द स्लोप। यानी कि जो एक माउंटेन स्लोप है, जब मटेरियल की मूवमेंट नीचे की तरफ होती है, नीचे क्यों होती है मटेरियल की मूवमेंट, बिकॉज ग्रेविटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन रॉक, अर्थ एंड डेबरी, मतलब मिट्टी, पत्थर, कंकर, वेजिटेशन, रॉक्स जब नीचे मूव करती हैं ग्रेविटी की वजह से, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे डेबरी स्लाइड, डेबरी फ्लो, रॉक स्लाइड, ये को मैं थोड़ा बाद में करवाऊंगा। क्या क्या रीजन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एटलस, रेनफॉल, अंडर कटिंग ऑफ द स्लोप्स, आपने भैया काट दिया सड़क वगैरह बनाने के लिए, फ्लडिंग एक रीजन हो सकता है, एक्सकवेशंस, अर्थक्वेक, स्नो मेल्ट, ये सब रीजन हो सकते हैं, ये मोस्टली नेचुरल कॉज है। एंथ्रोपोलॉजिकल कॉज कौन कौन से हो सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल, टेरेन कटिंग एंड फिलिंग, एक्सेसिव डेवलपमेंट। ये कौन कह रहा है, ये गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है, ये हम गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट कह रहा है, जो कि हमारा एटलस है। वर्ल्ड में इंडिया चौथे नंबर पे है, हाईएस्ट लैंडस्लाइड रिस्क इंडिया में है, चौथे नंबर पे है। 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इंडिया में एक आदमी से ज्यादा की डेथ होती है। मतलब आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसी को रीजन वाइज अगर कंपेयर करोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा होता है। अगर आप वर्ल्ड से कंपेयर करोगे तो ये काफी ज्यादा है। ज्यादातर जो लैंडस्लाइड है इंडिया में आपको मॉनसून मंथ में देखने को मिलेंगे, जून से लेकर सितंबर के बीच में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% यही तभी होते हो, नहीं नहीं, बिना मॉनसून के भी कभी कभी
आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल इसने यहाँ पे बल्कि दिया भी है। जैसे अगर आप बात करें इंडिया में 16% जो रेनफॉल है लैंडस्लाइड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारी हिल की स्लोप्स होती हैं वो एक नेचुरल फैक्टर क्रिएट करती हैं, क्योंकि जब पानी अपने नीचे आएगा, ठीक है, चाहे वो ग्राउंड के ऊपर से आए चाहे वो ग्राउंड के नीचे से आए, सोइल के नीचे से आए, तो अपने साथ वो सोइल या डेबरी लेके आ सकता है। जब हम लोग रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, माइनिंग वगैरह करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे नजर आता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए जरा एटलस क्या कह रहा है, ये फैक्ट आपको याद करने हैं, रट्टा मारना है इसके ऊपर सबने। एग्जाम में अगर आपने मेंशन कर दिया ना, जिंदगी बन जाएगी, सीधा 1-1.5 नंबर 2 नंबर आपका एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं सर क्या एग्जैक्टली याद करना जरूरी है क्या 12.6%? अगर इतना तो याद किसी का रहता नहीं है। देखिए आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 12%, अप्रोक्सीमेटली 13%, इतना तो याद रहेगा। तो एक छोटा सा आप पतली गली से निकल सकते मेंशन के, गलत नहीं है बिल्कुल भी वो। आप अगर 67.6.5 को 66 भी मेंशन कर दोगे ना, अप्रोक्सीमेटली 66, अप्रोक्सीमेटली 67, तब भी काम चल जाएगा। तो क्या कहता है एटलस, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया क्या कहता है, जो कि इसरो द्वारा बनाया गया, वो कहता है अगर आप स्नो कवर्ड पीक्स को छोड़ दें, देखिए सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्नो कवर्ड पीक्स नहीं है, नीलगिरी हिल्स में तो स्नो नहीं होता है ना, हिमालय की वो बात कर रहा है बेसिकली। अगर आप स्नो कवर्ड पीक्स को छोड़ दें तो टोटल 12.6% लैंड इंडिया में वो लैंडस्लाइड प्रोन है। अगर आप उनको भी इंक्लूड कर दोगे तो 13% लैंड मास वो लैंडस्लाइड प्रोन है। एवलंच का नाम आपने सुना होगा, जो कि स्नो कवर्ड पीक्स होते हैं, वहां से बर्फ जो है बहुत बड़ा मास उसका वो नीचे की तरफ आता है स्लाइड करके, ठीक है, उसे स्नो स्लाइड बोलते हैं, लेकिन वो भी लैंडस्लाइड का एक पार्ट होता है। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा, जब हम लोग नॉर्थ वेस्ट हिमालय की बात करते हैं तो 66.5% एरिया वो लैंडस्लाइड प्रोन है। जब आप नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात करते हैं, यहां पे देखिए नॉर्थ ईस्ट हिमालय 18.8%, और जब आप वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, अभी आप इसमें केरला इंक्लूड कर सकते हो, 14.7% लैंड लैंडस्लाइड प्रोन है। याद रहेगा आपको, मोस्टली मानसून के दौरान होते हैं, लेकिन कभी कभी उससे अलग भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है। जो नदर्न मोस्ट इंडियन स्टेट्स हैं जैसे J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, वो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड होते हैं, वर्स्ट अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा 2013 के अंदर केदारनाथ के अंदर लैंडस्लाइड आया, उसके बाद फ्लड आया, ठीक है। उस समय मॉनसून सीजन पीक पे नहीं था। उसके बाद सिक्किम के अंदर भी अर्थक्वेक आया, वो भी बिना मॉनसून के सीजन के आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉनसून के सीजन में ही आता है, ये भी आपने यहां पे ध्यान रखना है। हमारे यहां पे दिक्कत क्या है पता है, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि मैं वेस्टर्न घाट की बात कर रहा हूं, यहां पे लैंडस्लाइड ज्यादा नहीं आते हैं इन कंपैरिजन टू फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं। अगर हिमाचल में 10 आ रहे हैं तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब वेस्टर्न घाट में, सिर्फ लेट से 3 आएंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा डैमेज आपको यहां पे देखने को मिलता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहां पे ह्यूमंस ने एक्टिव अपनी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कर रखी है, इसलिए उसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत नजर आता है। ज्यादा नहीं आते हैं नंबर वाइज, बट जब आते हैं तो बहुत खतरनाक वाले आते हैं, क्योंकि उसमें डैमेज बहुत ज्यादा होने का चांस होता है। ये आपने थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है। उसके अलावा उन जगह पे सबसे ज्यादा आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा जहां पे जो स्लोप है वो 30 से 45% के बीच में है। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जब आप हिमालय की बात करते हैं या कहीं और की भी बात कर सकते हैं, जहां पे शेल और सैंडस्टोन और मेटा सेडिमेंट्स होते हैं, मतलब ये वो रॉक्स होती हैं जिनका इरोजन और वेदरिंग बहुत आसान होती है। तो जब ज्यादा रेनफॉल होता है तो इनकी वेदरिंग हो जाती है और इरोजन की वजह से इनका मटेरियल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डाइसेक्टेड हिल्स देखने को मिलेंगी। मतलब कंटिन्यूस पहाड़ नहीं है, ऐसे कंटिन्यूस पहाड़ नहीं है, आपको बीच में वैलीज देखने को मिलेंगी, डीप वैलीज, बिकॉज ऑफ लगातार जो वेदरिंग एंड इरोजन होता है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो आपको ऐसे आइसोलेटेड माउंटेन देखने को मिलती हैं और बीच में होती हैं डीप वैलीज। अब इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो रेन वाटर होता है उसका फ्लो बहुत फास्ट होता है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड आने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे इसको चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। 750 से लेके 1000 mm
का रेनफॉल जहाँ जहाँ पे होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे कारण, इनमें से लगभग लगभग आप केरला के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली केरला की अगर बात करनी है तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। डिफॉरेस्टेशन, मैन मेड एक्टिविटीज, ठीक है, ये सबसे बड़ा फैक्टर हो गया। क्लाइमेट चेंज, हम लोगों ने अरेबियन सी का बात कर लिया क्योंकि वो गर्म हो रहा है तो ज़्यादा वहाँ पे होता है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है केरला में, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो एक बहुत बड़ा रीज़न वहाँ पे नज़र आता है। प्लांटेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है जो वहाँ पे हुआ। 1950 से लेकर 2018 के बीच में वहाँ पे 62% लैंड में डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। टूरिस्ट एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी और ज़्यादा हो गई। जो पुराने इरिगेशन मेथड होते थे जो फार्मर्स किया करते थे वो हम लोगों ने चेंज कर दिए। ये सब फैक्टर जो है वो केरला में एक रेसिपी तैयार करते हैं लैंडस्लाइड के लिए। वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको थोड़ा यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलिए, कुछ लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट अगर आप इस डेटा को देखो तो इंटरेस्टिंग डेटा है। मैं नहीं कहूंगा आप इसको याद करो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। 2015 और 2022 के बीच का डेटा है ये। अब यहां पे देखें लैंडस्लाइड, 2239 लैंडस्लाइड सिर्फ और सिर्फ केरला में है, सिर्फ और सिर्फ केरला में है। बाकी तो नंबर आप कंपैरिजन करोगे तो बहुत ही कम है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 101 है। तो पिछले 7 सालों में केरला के अंदर लगातार लैंडस्लाइड, एक पिक्चर आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा। ये एटलस नहीं बताया है बेसिकली, ठीक है। जो थोड़ा सा ये रेड कलर आपको नजर आ रहा है ना, ये रेड कलर से जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 2014 से लेकर 2021 का लैंडस्लाइड एरिया है ये। क्या कोई याद करना एग्जाम के लिए? बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से आपको मैंने इसको दिखाया है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इंडिया में एग्जाम्पल देने के लिए, एग्जाम में बड़ा काम की चीज है ये। 5 सबसे बड़े डेंजरस जो अर्थक्वेक आए हैं वो कौन कौन से आए हैं अभी तक, एक लिस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाई है। केदारनाथ 2013, 5700 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई। कई हजार गांव कंप्लीटली खत्म हो गए, यहाँ पे दिखे ही नहीं, दोबारा दब गए। 5-6 हजार लोगों की डेथ होना बहुत बड़ी बात है। कितने लोग मतलब मिसिंग चले गए होंगे वो तो उसकी गिनती ही नहीं है। 1968 के अंदर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत भयंकर फ्लड आया था, उसके अंदर भी 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। गुवाहाटी 1948 500 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई। मपला विलेज उत्तर प्रदेश के अंदर 1998 यहाँ पे 380 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। गांव के गांव यहाँ पे बिल्कुल वाइप आउट हो गए। 2014 मलिन विलेज महाराष्ट्र 150 से ज्यादा लोगों की वहां पे डेथ हो गई थी भैया। तो लैंडस्लाइड की वजह से कितनी डेथ हो गई है, कौन कौन सी कहाँ पे आया है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो ये तो ऊपर जो जितनी भी स्लाइड मैंने को बताई है ना, ये सब थोड़ा आपने ध्यान रखना है। केरला स्पेसिफिक भी रखना है। और ये डेटा बड़ी काम की चीज़ है, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, एटलस से लिया गया है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप इसको इस तरह से याद करें, ठीक है। बहुत हेल्प करेगा आपके आंसर लिखने में इस तरह की चीज़ें। अब चलते हैं इसके स्टैटिक पार्ट पे जो हमारा है लैंडस्लाइड, ठीक है। आई होप आपको समझ में थोड़ा सा आ गया होगा केरला के बारे में, ठीक है। और जो एटलस बोलता है लैंडस्लाइड के बारे में वो छोटी छोटी चीजें, अभी एटलस के अंदर जो चीजें दी गई है ना उसको थोड़ा हम लोग थोड़ा डिटेल में जाऊंगा अभी उसको मैं लेके, ठीक है। तो थोड़ा अपने ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं लैंडस्लाइड की। देखिए लैंड और स्लाइड दोनों से मिलके बना है, यानी कि जो हमारी जमीन है, जो धरती है, जो लैंड है, वो स्लाइड हो जाती है नीचे की तरफ, स्लोप पे वो नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है। तो कौन इसको धक्का लगा रहा है भैया ऊपर से नीचे आने के लिए? कौन इसको पुश कर रहा है? इस रॉक को कौन पुश कर रहा है? इस सोइल को कौन पुश कर रहा है? ऊपर से नीचे कौन पुश करता है? ग्रेविटी पुश करती है। एक तो चीज आपने याद रखनी है, जो प्राइमरी फोर्स है लैंडस्लाइड के लिए वो ग्रेविटी है। बाकी सब फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी कोज है वो है ग्रेविटी। प्राइमरी कोर फोर्स जो है वो है ग्रेविटी। बाकी सारे फैक्टर उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कारण नहीं है। कारण यहां पे ग्रेविटी है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, डेफिनेशन पे चलते हैं। वैसे हम लोगों ने डेफिनेशन देख ही लिया था जो कि एटलस ने दिया हुआ है, फिर भी जनरल डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ द मास ऑफ द रॉक डेब्री और अर्थ डाउन अ स्लोप। तो ये डाउन द स्लोप आपने याद रखना, तो ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है।
द मूवमेंट ऑफ द रॉक और डेब्री एटसेट्रा ऑन द स्लोप डाउनवर्ड इज कॉल्ड द लैंडस्लाइड। ये दूसरी डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन। अब ये लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपली लिखिए मूवमेंट ऑफ द मटीरियल, इट कैन बी अ रॉक, डेब्री, सोयल, अर्थ, डाउनवर्ड इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। ठीक है, अब देखिए जरा, ये थोड़ा पिक्चर में थोड़ा जूम कर देता हूं, आपको थोड़ा और बढ़िया से दिखेगा। ओरिजिनल जो पोजीशन थी ना इसकी, वो ये थी ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन ये स्लाइड होके नीचे आ गया और ये इसकी न्यू पोजीशन है। पिक्चर में शायद थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन काफी खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ ये। तो ये नीचे ग्रेविटी की वजह से ही आया होगा डेफिनेटली। लेकिन जब ये नीचे आया होगा उस समय ये जो सोइल है या जो यहां पे वेजिटेशन है, इसने अपने आप को रोका तो होगा। ये जो रॉक्स नीचे आ रही हैं, जो सोइल नीचे आ रही है, इनकी एक स्ट्रेंथ रही होगी और इन्होंने अपने आप को रोकने की कोशिश की होगी। लेकिन जब इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाता है तो इनकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो कम पड़ जाती है। ये जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश करता है। इसके ऊपर हल्का 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 फोर्स शायद यहां पे कई सालों से लग रहा होगा और ये इस मिट्टी ने अपने आप को कोशिश किया होगा रोकने का, इस रॉक्स ने कोशिश किया होगा। लेकिन जब इनकी जो फोर्स है वो कम पड़ जाता है तब ये नीचे आ जाता है। यही स्टेटमेंट ये कहता है, व्हेन द शियर स्ट्रेस एक्सीड्स द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जब मटेरियल की स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है और उसके ऊपर जो स्ट्रेस होता है, जो ग्रेविटी की वजह से पड़ता रहता है, जब वो ज्यादा हो जाता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाती है। इट्स लाइक अ मास वेस्टिंग, इसे मास वेस्टिंग कहते हैं। जीसी लोंग में और एनसीईआरटी में बहुत शानदार चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, वेदरिंग वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे तो उसके अंदर ही एक मास वेस्टिंग वो मूवमेंट दिया हुआ है, आप उसको जाकर जरूर पढ़ें। तो ये लैंडस्लाइड एक मास वेस्टिंग का टाइप होता है। मास वेस्टिंग मतलब ये होता है कि जब बहुत बड़ा हिस्सा लैंड का या मटेरियल का वो नीचे की तरफ आता है उसे मास वेस्टिंग कहते हैं, डाउनवर्ड आता है। किस वजह से आता है? ग्रेविटी इज द शेयर। ठीक है, अब देखें जरा, चार तरीके से मूवमेंट हो सकती है। ये तो हम समझ ही गए कि साहब मूवमेंट होनी चाहिए डाउनवर्ड। ठीक है, इसको डायग्राम को अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, ये भी मूवमेंट है एक तरह से। ठीक है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं लैंडस्लाइड को दिखाने के। ये भी एक मूवमेंट है, तो ये हमारा जो मटेरियल था वो नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, ये मूवमेंट, अब लैंडस्लाइड को अपना दो कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हो। एक आप कर सकते हो लैंडस्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, उसमें आप कहोगे सर रॉक बेस्ड लैंडस्लाइड, जहां पे रॉक्स आ रही हैं। कोई बोलेगा सोइल बेस्ड, कोई बोलेगा डेबरी बेस्ड, ठीक है, कोई बोलेगा वेजिटेशन बेस्ड। तो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, वो ऐसे उसको लैंडस्लाइड बोल देते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है जो स्लोप पे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है उसके बेसिस पे लैंडस्लाइड कितने तरह का होता है। 5 तरह का जनरली होता है, फॉल, टॉपल, स्लाइड, स्प्रेड एंड फ्लो। 5 तरह से वो मटेरियल मूव कर सकता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं। आप जैसे छत पे खड़े हुए हो, आपने ऊपर से पत्थर फेंक दिया नीचे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये फॉल है, पत्थर नीचे गिर रहा है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब आप ऊपर से पानी गिराते हो तब ये तो नहीं कहते भाई पानी ऊपर से, अब पानी का मूवमेंट अलग है, पत्थर का मूवमेंट अलग था, दोनों मूवमेंट अलग अलग होते हैं। जब हम लोग पार्क में जाते हैं और वहां पे ये बच्चों के लिए स्लाइड्स होते हैं, बच्चे इन पे बैठ के स्लाइड करते हैं, वो भी तो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो मूवमेंट अलग तरीके की नजर आती है। जब पानी गिराते हैं अलग नजर आता है, जब पत्थर फेंकते हैं नीचे की तरफ अलग नजर आता है। अलग अलग मूवमेंट होती हैं, उसके बेसिस पे आप कह सकते हो फॉल, टॉपल, स्लाइड, स्प्रेड और फ्लोस। 5 तरह का होता है। ये थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा आप इसको भी देख सकते हैं। बेसिकली तो ये लैंड जो है वो नीचे की तरफ आ गई है, तो इसके कई हिस्से होते हैं, टो, रेडियल क्रैक्स, ठीक है, माइनस क्रैप, क्राउन क्रैक, क्राउन वगैरह, वो थोड़ा सा देख सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से देख लेना है इसको। ये वाली बात पे आते हैं, कितने टाइप का मूवमेंट होता है जो आपको याद रखना है। पहला तो हो गया आपका फॉल। सिंपली देखिए, पत्थर भैया ऊपर से नीचे गिर रहा है, टूट के नीचे गिर गया, लगातार वीक होता रहता है, उसके अंदर क्रैक्स पड़ते रहते हैं। कुछ अर्थक्वेक एक्टिविटी हो सकती है, इंटरनल एक्टिविटी हो सकती है, वेदरिंग हो सकता है, कुछ भी हो, डजंट मैटर।
लेकिन पत्थर जब ऊपर से नीचे गिरता है तो इसे हम लोग कहते हैं फॉल। ठीक है, वो अपने नॉर्मल जो उसकी रोक होती है उससे डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, उसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, वहां से अलग हो जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। ठीक है, और कई बार अगर आप हिली एरियाज में जाते हो, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, बड़े सिटीज भी होते हैं, उनके चारों तरफ एक बहुत मोटी सी वो एक क्या करते हैं, वॉल बना के रखते हैं, दीवार बना के रखते हैं, ताकि ऊपर से जब पत्थर गिरे तो उसको रोक ले। ठीक है, इसे कहते हैं हम सिंपली फॉल। दूसरे तरीके का जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं टोपल। टोपल आप जनरल सेंस में ऐसा समझिए कि जब आपको ठोकर लग जाती है, ठीक है, तो आप गिरने लगते हो, एक डिफरेंट तरीके से गिरते हो। ठीक है, टोपल एक उस तरह से आपका गिरना हो जाता है, ठोकर लगना एक तरह से। ठीक है, आप यहां पे भी देख सकते हो, ये जो रोक के अलग अलग पीसीज हैं वो टोपल हो गए हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर गिरने की कोशिश कर रहे हैं, टूट रहे हैं धीरे धीरे, और ऐसे झुंड सा बना लिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसे आप लोग कहते हैं टोपल। ठीक है, तो टोपल इज अ फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ अ मास ऑफ अ डेब्री और अ रॉक आउट ऑफ द स्लोप। दीज कैन अकर बिकॉज ऑफ द सम फ्रैक्चर्स, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्चर बने हुए हैं, between the rocks and the tilt of the rock because the gravity without collapsing the slope failure generally occurs at the point near the base of the rock। ठीक है, टेक्निकल सी लैंग्वेज है थोड़ी सी, बस आपने ये ध्यान रखना है कि भाई जो हमारी रॉक्स होती है ना वो स्मूथ नहीं होती हैं, उनके अंदर क्रैक्स होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, और जब वो स्लोप के ऊपर होता है तो ऑब्वियसली वो नीचे आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब तक उनकी स्ट्रेंथ रहती है तो नहीं आते हैं, जब उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है तो नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो ए ब्लॉक जो है वो दूसरे ब्लॉक के ऊपर गिर जाता है बेसिकली। जैसे भीड़ में हम लोग करते हैं ना, कई बार गाड़ी में खड़े हुए हैं, एकदम से ब्रेक लगेगा तो हम टोपल हो जाते हैं, गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, समथिंग लाइक दैट। स्लाइड्स, स्लाइड तो स्लाइड ही होता है, बच्चे पार्क में स्लाइड करते हैं। ठीक है, स्लाइड दो तरह का हो सकता है। जब एक स्लाइड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस तरह से होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल स्लाइड, और जब वो थोड़ा कर्व की फॉर्म में होता है, काइंड ऑफ रोटेशन, देखिए ये कर्व है, अगर आप इसको करना चाहोगे ना तो आप इसे कंप्लीट ऐसे करते हो। ठीक है, लाइक अ कर्व, जब वो कर्व की फॉर्म में होता है इसे हम लोग रोटेशनल स्लाइड बोलते हैं, बट है दोनों ही आपके लैंड स्लाइड का पार्ट, आप इसे स्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास होते हैं उसे बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड में जो स्लोप होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये लाइक अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है स्लाइड में, स्प्रेड में। देखिए जरा यहाँ पे एक थोड़ा रियल लाइफ पिक्चर दिखाता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल टाइप का मूवमेंट है। कई बार जब अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं तो या नीचे की सोइल वीक हो जाती है तो एक इस तरह का मूवमेंट आपको नजर आता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। लगभग लगभग ये फ्लैट स्लोप्स के ऊपर आपको देखने को मिलता है, तो इसमें जो मटेरियल की मूवमेंट होती है वो साइडवेज होती है। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड, ऐसे पूछेगा, तो वो उसमें एक स्टेटमेंट दे सकता है स्प्रेड के बारे में, दैट स्प्रेड टेक्स प्लेस व्हेन स्लोप्स आर हाई। नो, ये वहां पे होता है जहां पे स्लोप जो है बहुत ही कम होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आता है फ्लो। फ्लो तो सिंपली जो है वो कोई चीज लगातार कंटिन्यूटी में फ्लो कर रही होती है, तो फ्लो कौन चीज करेगी, मूवमेंट जो फ्लूइड करता है ना, जो फ्लूइड नेचर में होता है, जो फ्लूइड होता है वही तो फ्लो करेगा। पानी फ्लो करता है, शरबत फ्लो करता है ना, मड फ्लो करता है, हनी फ्लो करता है, डिपेंड करता है उसकी थिकनेस विकनेस कैसी है, विस्कोसिटी कैसी है, बट ये सब चीजें फ्लो करती हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो हमारे पास चार तरह का फ्लो होता है, डेब्री, अर्थ, मड फ्लो एंड क्रीप। ठीक है, इसमें से कुछ फास्ट होता है, कुछ स्लो होता है। तो हमारे पास एक होता है डेब्री फ्लो। डेब्री, वैसे इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन डेब्री ही होती है, हम लोग डेब्रिस भी बोल सकते हैं। डेब्री में क्या होता है, बहुत मिक्सचर होता है बहुत सारी चीजों का, इसके अंदर सोइल, रॉक, ऑर्गेनिक मैटर, स्लर, छोटी छोटी पत्थर, कंकर वगैरह सब कुछ होता है। ये जनरली उन जगह पे पाया जाता है जहां पे अनकंसोलिडेटेड आपको मटेरियल देखने को मिलता है, जैसे शिवालिक हिल्स। ठीक है, शिवालिक हिल्स तो नई हिल्स है तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है नहीं, जो नई माउंटेन्स होते हैं पूरा हिमालय के अंदर आपको ये सब एक्चुअली देखने को मिलता है इस तरह का, इसे डेब्री फ्लो कहते हैं। जब पत्थर भी आ रहे हैं, कंकर भी आ रहे हैं, मिट्टी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर भी आ रहा है, इनऑर्गेनिक भी आ रहा है, तो इट्स ए कॉल्ड डेब्री फ्लो। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये फ्लो करके आता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, फिर एक आता हमारे पास अर्थ फ्लो। आप यहाँ पे देखिए जरा, पूरी की पूरी अर्थ जिसके ऊपर वेजिटेशन थी वो नीचे की तरफ चली गई। ये फैक्टर भी बहुत याद रखना आपने, ये वेजिटेशन वाला। ठीक है, वो अर्थक्वेक ऐसी जगह, लैंडस्लाइड ऐसी जगह पे भी आ सकता है जहां पे वेजिटेशन नहीं होती, लैंडस्लाइड ऐसी जगह पे भी आ सकता है जहां पे वेजिटेशन होती है, दोनों ही जगह पे आ सकता है।
क्योंकि लैंडस्लाइड के लिए जो प्राइमरी फोर्स है वो आपका ग्रेविटी है, ठीक है, और ग्रेविटी ऊपर तो लगी रही है, ग्रेविटी नीचे भी लग रही है। तो जब नीचे की तरफ वाला फोर्स आता है ना, तो ऊपर वाला सब अपने साथ स्लाइड करके लेके आता है, पूरी की पूरी लैंड को स्लाइड करके लेके जाएगा। आपका पूरा जो घर है, जो खेत है, पौधे हैं, वेजिटेशन है, ग्रास है, सब नीचे आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि लैंडस्लाइड के लिए वहां पे जो है वो वेजिटेशन लेस होना चाहिए, वेजिटेशन के साथ भी लैंडस्लाइड हो सकता है। हाँ, अगर लैंडस्लाइड वेजिटेशन नहीं है तो उसको एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल जाएगा, बट वेजिटेशन के साथ भी लैंडस्लाइड हो सकती है। ये देखिए जरा, यहाँ पे भी दिया हुआ है पूरा अर्थ फ्लो, तो पूरी अर्थ हमारी नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है। इट इज अ डाउन स्लोप विस्कस फ्लो और फाइन ग्रेन्ड मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर, ठीक है। जब रेनफॉल ज्यादा होता है तो जो पानी होता है धीरे धीरे वो क्या होता है, परकोलेट होकर नीचे की तरफ चला जाता है। आपने कभी देखा होगा जब आप मिट्टी की एक्सकवेट करते हो, उसको खुदाई करते हो, तो हमेशा सॉफ्ट सोइल तो नहीं रहती है, माइन्यूट सोइल। आप जब नीचे वाली लेयर में जाते हो तो आपको एक रॉक दिखाई देती है जिसे हम बेड रॉक कहते हैं, जो कि पेरेंट रॉक होती है। तो ऊपर वाली जो हल्की सोइल होती है, सॉफ्ट सोइल होती है, इसके नीचे एक हार्ड सोइल, एक हार्ड रॉक होती है। तो जब रेनफॉल होता है तो ये जो सॉफ्ट सोइल होती है, यहाँ से पानी परकोलेट होकर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता रहता है, और कई बार वो जाके नीचे इतना इकट्ठा हो जाता है कि एक लुब्रिकेंट का काम करना शुरू कर देता है। और अगर स्लोप ज्यादा है तो उस पेरेंट रॉक के ऊपर वो स्लाइड करना शुरू कर देता है नीचे की तरफ। हो सकता है ऊपर आपको सॉइल ड्राई नजर आए, लेकिन नीचे वो काफी लुब्रिकेटेड हो चुकी है, और वो फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है, ठीक है। तो इसे आप अर्थ फ्लो कह सकते हैं। ऊपर सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है, टेंशन नहीं है, पूरा एकदम घास वास सब कुछ है, लेकिन अचानक से आप नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हो, क्योंकि नीचे की जो सोइल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, लुब्रिकेटेड हो चुकी है। फिर आता है आपका मड फ्लो। अब मड फ्लो का एग्जांपल क्या ही दें आपको, आपके लिए यहाँ पे दिख ही रहा है भाई मड क्या होती है। जब बहुत ही फाइन सोइल होती है, ठीक है, ज्यादातर इसके अंदर फाइन सोइल ही होती है, कभी कभी थोड़ा मोटे ही सोइल भी हो सकती है। जब वो रैपिडली बहुत नीचे आती है, ठीक है, पानी उसके अंदर मिक्स हो जाता है बहुत ज्यादा, तो वो एक फ्लूइड के रूप में नीचे आनी शुरू हो जाता है। अब देखिए गारा बोलते हैं जिसको, बल्कि हिंदी में मड, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। और ये जो मड है ना, वो रैंडमली नहीं आता है, मड एक रास्ते से आता है जहां पे पहले से रास्ता बना हुआ होता है। इट्स लाइक अ रिवर। तो जो रिवर का चैनल होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी जब चली जाती है तो मड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो उसी रास्ते से नीचे आती है मड। ये भी बड़ा खतरनाक होता है बेसिकली मड भी। इवन जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जो लावा होता है, जो ऐश होती है, ठीक है, वो भी जो है मड का पार्ट हो सकता है। जो खासकर जो ऐश होती है जो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान निकलती है, तो वो भी अपने ध्यान रखना है। फिर एक आता है यहाँ पे क्रीप। आपने कभी कभी जो पहाड़ी एरिया में गए हों, कभी हिली एरियाज में, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, वहां पे जो दीवारें होती हैं या फिर वहां पे जो ऐसे बिजली के पोल होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, वो थोड़ा सा टिल्ट होते हैं, अपने तरफ ऐसे होते हैं, वो सीधे नहीं होते हैं। तो टिल्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी नीचे की जो सोइल होती है वो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से नीचे खिसकती रहती है, हल्का 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 हल्का। ये बहुत स्लो मूवमेंट होता है। आप अगर वहां पे खड़ा होकर देखते रहोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर वहां पे 6 महीने 2 साल के बाद विजिट करोगे, आपको नजर आएगा अरे यार ये खंबे तो टिल्ट हो गए हैं, ये पोल्स तो टिल्ट हो गए हैं। तो ये इसे हम लोग क्रीप बोलते हैं, ठीक है। बहुत स्लो, सबसे स्लो मूवमेंट बेसिकली क्रीप होती है, ठीक है। ये थोड़ा अपनी कॉन्टेक्स्ट में इसको ध्यान रखें, ठीक है। आई होप मैं बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये इतना डीप जाने वाला कंटेंट है भी नहीं जो अभी तक मैंने आपको करवाया। ऊपर ऊपर से भी करोगे तो भी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखिए जरा, ये तो पिक्चर एक सिंपली आपको दिखाई है, क्रीप, स्लाइड, फ्लो, टोपल, स्लम्प वगैरह, फॉल, ठीक है। गूगल पे मिल गई थी तो मैंने चिपका दिया यहाँ पे आपके लिए। अब देखिए इन जनरल, केरला की बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये फैक्टर केरला के अंदर भी कॉमन होंगे। इन जनरल अगर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या रीजन होते हैं लैंडस्लाइड के, ठीक है। फिर बाद में थोड़ा बहुत केरला के बारे में फिर से हम लोग बात करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल कॉजेज कौन से होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो कि लैंड से रिलेटेड होते हैं, हमारे लैंडस्केप से रिलेटेड होते हैं। ग्राउंड अपलिफ्टमेंट बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक और द टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस। भाई पहले कोई जो रीजन है वो बहुत ज्यादा स्लोपी नहीं था, लेकिन बिकॉज लैंड अपलिफ्ट हो गई है तो अचानक से यहां पे बहुत ज्यादा स्लोप क्रिएट हो गया है। पहले स्लोप 10 डिग्री था, अब स्लोप जो है वो 40 डिग्री हो गया अपलिफ्टमेंट की वजह से, तो ऑब्वियसली वहां पे लैंडस्लाइड ज्यादा आएंगे।
विंड या वाटर की वजह से जब इरोजन हो जाता है स्लोप का, देखिए अगर वेजिटेशन वहां पे है लैंडस्लाइड तब भी हो सकता है, लेकिन अगर वेजिटेशन आपने निकाल दिया और वो पूरा सोइल है एकदम नेकेड सोइल, तब भी लैंडस्लाइड हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि भाई वहां पे हमेशा होना ही चाहिए, वेजिटेशन लेस होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। बार बार बोल रहा हूँ इस पॉइंट को क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल आ चुका है। तो इरोजन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारी सोइल नेकेड हो जाती है, उसके ल्यूब्रिकेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसका मड में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वो लैंडस्लाइड को ट्रिगर करता है। वेजिटेशन रिमूव बाय द फॉरेस्ट, फायर एंड ड्रॉट एक्सेट्रा। फिजिकल फीचर, प्रोलॉन्ग्ड प्रेसिपिटेशन विद इन द हिली रीजन। अभी अभी हम लोगों ने देखा प्रेसिपिटेशन जितना आईएमडी ने कहा था उससे कई गुना ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली इससे फैक्टर इंप्रूव वहां पे एक फैक्टर बना है। रैपिड ड्रॉ डाउन बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन वेस्टर्न घाट, ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा है खासकर कोंकण कोस्ट में। वेस्टर्न घाट के अंदर क्या बात है पता है आपको, इसका जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है वो काफी स्टीप है। वेस्टर्न घाट का वेस्ट वाला जो कोस्ट वाला रीजन है वो काफी स्टीप है, जबकि इसका जो ईस्ट वाला स्लोप है वो उतना स्टीप नहीं है, थोड़ा सा जेंटल है। और अगर आप नीलगिरी हिल्स की बात करें तो वहाँ पे जैसे हमारे पास डोडा बेटा है, ठीक है, ऊटी है, ये थोड़े से स्लोपी माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड आपको काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। आर्टिशियन प्रेशर इज ऑल्सो रीजन फॉर द लैंडस्लाइड। आर्टिशियन प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है जब अपने आप ऊपर आने लगता है, ठीक है, प्रेशर की वजह से नेचुरली, तो हमारी सोइल अपने आप लुब्रिकेटेड हो जाती है भाई। नीचे से पानी अपने आप ही आ रहा होगा अगर, तो पूरा सोइल आपकी एकदम वेट हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है, तो वो नीचे की तरफ मूव करना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। अर्थक्वेक वगैरह तो वोल्केनिक इरप्शन ऑब्वियसली इसके लिए एक रीजन है ही। एंथ्रोपोलॉजिकल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब होता है मैन मेड, उसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? डिफोरेस्टेशन ऑब्वियसली एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, टनल्स वगैरह जब हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो वह खूब सारी वाइब्रेशन होती है। माइनिंग में कई बार हम लोग ब्लास्टिंग भी यूज करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे है। वाटर इंपाउंडमेंट्स एंड द लीकेज फ्रॉम द रेजर्वोयर, हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वगैरह बनाते हैं हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ड्रॉप करके वहां से लगातार लीकेज होती रहती है सोइल के अंदर, तो एक दिन ऐसा आता है जब वो लैंडस्लाइड का रूप ले सकता है। अनसस्टेनेबल टूरिज्म, यस, हम लोगों ने केरला के बारे में बात किया, तो यहाँ पे भी वो सेम ही चीज़ है। लार्ज स्केल एक्सकवेशंस स्पेशली एट द टो ऑफ द स्लोप्स, है ना, एक्सकवेट हम लोग करते हैं, सड़क आपको बनानी है, कोई बिल्डिंग आपको बनानी है भैया, तो एक्सकवेट तो करना पड़ता है। अभी उत्तराखंड में आपको, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक रीजन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस। इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है भाई, देखिए जरा लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट क्या है, वैसे तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जनरल इम्पैक्ट आपको बताऊंगा, बट एग्जाम में आप इसको बेटर तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। आपने जैसे जब अगर पूछेगा वो इम्पैक्ट, जैसे हम लोगों ने रीजंस अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, ऐसे आप इम्पैक्ट को भी डिवाइड कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आप उसको इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नेंस इम्पैक्ट, ठीक है, इवन आप उसके अंदर इंटरनेशनल भी जोड़ सकते हो जो आपका दिल करे, तो उसको थोड़ा कैटेगराइज आप कर लीजिए बेटर तरीके से। मैं थोड़ा सा जनरल आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, लॉस ऑफ लाइफ तो है ही, अभी अभी हम लोग ने देखा भी था इंडिया में 5 सबसे डेडली लैंडस्लाइड, तो लॉस ऑफ लाइफ एक सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है। यूपीएससी में जब आपको पॉइंट लिखना है ना, कोशिश करें उसको प्रायोरिटी बेसिस पे करें, मतलब लिखना तो प्रायोरिटी बेसिस पे ही होता है, कोशिश की बात नहीं है, लेकिन बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। आज आपने टॉपिक पढ़ा, अगर कल बोलूंगा मैं इसके ऊपर आंसर लिखो, आपके दिमाग में जो भी पॉइंट आएगा ना वही लिखोगे शुरुआत में, लेकिन जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहोगे बार 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 बार, तो आपका एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग फ्लो बन जाता है कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे उसको कैटेगराइज करना शुरू कर देते हो कि पहला पॉइंट ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। हो सकता है आप इस वीडियो देखने के बाद लैंडस्लाइड के ऊपर डिसेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना लो, लेकिन वो स्टूडेंट आपसे बेटर आंसर लिख सकता है जो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले से करता है फ्रॉम द सेम टॉपिक, क्योंकि उसको पॉइंट लिखने आते हैं अच्छे से, उसको प्रेजेंट करना आता है अपने आइडिया को, और एग्जामिनर को यही चीज पसंद है, ठीक है, तो उसको थोड़ा कैटेगराइज तरीके से करें। एनीवेज, तो लॉस ऑफ लाइफ एक यहाँ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है अनफॉर्चुनेटली। मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन का मतलब यह है कि भाई अगर सड़क ही टूट गई, ठीक है, आप कैसे मूवमेंट करोगे? एक तो वहां पे लोग मर रहे हैं, ऊपर से सड़क भी टूट गया, हाईवे भी टूट गया, तो आप वहां तक एड कैसे पहुंचाओगे? रेलवे लाइंस जो है वो ब्रेक होगी पूरी तरह से, आप वहां पे एड कैसे पहुंचाओगे?
ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो लाइवलीहुड की समस्या तो है ही, तो आइसोलेशन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे हेल्प पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर बताने की जरूरत ही नहीं है, हाउसेज, बिल्डिंग्स, रोड्स, सब कुछ बर्बाद हो जाता है भाई। इरोजन एंड द सोइल लॉस होता है ऑब्वियसली, जब लैंडस्लाइड आएगा तो पूरे की सोइल खत्म हो जाती है और उस वो फर्टाइल भी नहीं रहती है। तो लैंडस्लाइड तो आया, उसने तो अपना डैमेज किया, लैंडस्लाइड के बाद आप वहां पे कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां की सोइल वो वहां से चली गई है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इरोजन एंड सोइल लॉस। इसका बहुत लॉन्ग टर्म भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि इकोनॉमिक इंपैक्ट वो तो है ही जो वहां की लोकल कम्युनिटी है उसके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है एक्सचेकर के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी बात है। लैंडस्लाइड आने के बाद आपको जो रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उसमें कितना पैसा खर्चा होता है, जो रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा कम्युनिटीज का उस पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, जो रिलीफ सपोर्ट आपको देना पड़ेगा उस पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। वो तो छोड़िए, वहां पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हम लोगों ने लगा रखे हैं, लैंडस्लाइड की वजह से उनके अंदर सिल्ट भर जाता है, और जब सिल्ट भरता है तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव यहाँ पे इकोनॉमिक इंपैक्ट आपको नजर आता है। ठीक है, तो सब्सटेंशियल फाइनेंशियल लॉस अर्थक्वेक लैंडस्लाइड की वजह से होते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई वगैरह बंद हो जाती है पूरी तरह से, क्योंकि आपका जो वहां पे वाटर सोर्स था, जो रिवर था, उसके अंदर जो पूरा डेबरी था लैंडस्लाइड का वो भर गया, उसके फ्लो को पूरा रोक दिया गया, क्योंकि वो जो रिवर वैली के अंदर से फ्लो कर रही थी वो तो रुक गई ना अभी पूरी की पूरा, तो आपकी वाटर की सप्लाई यहाँ पे खत्म हो जाती है, पीने का पानी तक आपको नहीं मिलता ऑब्वियसली। तो ये सब इंपैक्ट होता है लैंडस्लाइड का। उसके अलावा आप जो दूसरे जनरल पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हो, आप वो भी डेफिनेटली लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है लैंडस्लाइड की वजह से, जो नियर डियर की डेथ होती है, आप लोगों को, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी में जो बॉन्डिंग थी वो खत्म हो जाती है। लोग अपनी मातृभूमि ही कह सकते हैं बेसिकली, उनकी जो लैंड होती है वो छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, आपकी लाइवलीहुड नहीं रहता है, आपकी लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना ज्यादा है, दिमाग पे स्ट्रेस कितना ज्यादा होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग इन सब चीजों की वजह से, ट्रॉमा अब बहुत लोगों को हो जाता है। तो अब ये फैक्टर भी डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो गवर्नेंस के लेवल पे, डेवलपमेंट के लेवल पे, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लेवल पे, सोशल और साइकोलॉजिकल लेवल पे, आप अलग अलग लेवल पे अपने पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट को मेंशन कीजिए, उसके हल्का सा 2 स्टेटमेंट के अंदर हल्का सा इलेबोरेट करिए और आपका काम खत्म। ठीक है, इतना करना रहता है। अब देखिए जरा, लैंडस्लाइड के कारण हमें पता चल गया, केरला के अंदर स्पेसिफिक रीजंस हमें पता चल गए। ठीक है, इंपैक्ट हमें लैंडस्लाइड का पता चल गया। अब सवाल आता है कि भाई जब इतनी कुछ हो रहा है, इंडिया 4th नंबर पे है जब रिस्क में लैंडस्लाइड के, तो हम लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है भाई, हमें क्या दिक्कत आ रही है, चैलेंजेस क्या क्या है हमारे सामने? देखिए, हमारे कंट्री जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम है, हमारे पास रिसोर्सेज की काफी कमी है। हमें पता है कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे पास उसको रिसोर्सेज ही नहीं है उसको। अब हमें पता है कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, हमें पता है कि इंडिया में कूड़े कचरे की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उस हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम उसको मैनेज कर लें, क्योंकि हम लोग बहुत अमीर देश नहीं है, ना हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। और जब आपके पास पैसा नहीं होता है ना, तो फिर आप चाहकर भी चीज़ें नहीं कर पाते हो। आपके पास स्टाफ नहीं होता, आपके पास मशीनें नहीं होती, आपके पास ट्रेंड पर्सनल नहीं होते, है ना, आपके पास वो साइंटिफिक चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करने की आपके पास क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कहना तो आसान है कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करती, यार हमारा बजट ही क्या, हमारा पर कैपिटा इनकम ही हमारी $2000 के लगभग लगभग है। तो हम उन कंट्री से कंपेयर थोड़ी करेंगे जिनकी 70,000 पर कैपिटा इनकम है। तो रिसोर्सिस की कमी भी हमारे पास है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हालांकि करप्शन और वो सब है, ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हैं। एड होक एंड द साइट स्पेसिफिक सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे है।
तो देखिए, जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे तब हर जगह पे हम लोग इक्वल ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये हमारे यहाँ पे समस्या है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना। तो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप चाहते हो कि यही लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करूं मैं, तो आप हर जगह पे इक्वली ध्यान नहीं दे पाओगे। इंडिया में एक समस्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोग डिजास्टर के बाद एक्शन लेते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि डिजास्टर होने से पहले हम लोग चीजों को ठीक कर लें। डिजास्टर हो गया तब हम लोग की आंख खुलती है, हम लोग जागते हैं नींद से, हम लोग एकदम साइट स्पेसिफिक सॉल्यूशन। अब आप दिल्ली का ही एग्जांपल ले लीजिए, 3 बच्चों की डेथ हो गई भैया वहां पे, अब एक्शन ले रहे हैं। अब हमने लाइब्रेरी भी बंद कर दी, अब हम लोग ने ये फायर एनओसी भी चालू कर दिया है, और वो भी कहां, सिर्फ इसी जगह पे, पूरे दिल्ली में नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही नहीं, और भी तो कितनी चीजें जहां पे बेसमेंट के अंदर वायलेशंस हो रहे होंगे। लेकिन नहीं, साइट स्पेसिफिक सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं, और वो भी एड होक। एड होक मतलब टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढते तो शायद ऐसी चीजें नहीं होती। क्या पहले देश में लाइब्रेरी में आग नहीं लग के बच्चे नहीं मरेगा? मरे हैं, लेकिन उस जगह पे कुछ दिन के लिए एक्शन हुआ, बाकी जगह पे नहीं हुआ। साइट स्पेसिफिक टेम्परेरी मेजर्स लेते हैं, पीस मील रिएक्शन हमारा रहता है। तो रिएक्शनरी अप्रोच है हमारी, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है रिसोर्सेज की कमी, दूसरा फेलियर ऑफ गवर्नेंस, और फिर बाकी आप चीजें करप्शन वगैरह वो तो मेंशन कर ही सकते हो। अनएथिकल ऑफिसर्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा 2011 के अंदर हम लोगों ने एक्चुअली हम लोगों ने कमेटी बनाई थी, गदगिल कमेटी उसको बोलते हैं। बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे गदगिल साहब, साइंटिस्ट तो थे ही, एनवायरमेंटलिस्ट थे बहुत बड़े, और इन्होंने 2011 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट इशू करी। उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न घाट है, इस पूरे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, और यहां पे किसी तरह की नई कंस्ट्रक्शन बंद कर दी जाए, ऐसा गदगिल साहब ने कहा। ठीक है, सरकार ने कहा भाई ये तो बड़ी, ऐसा तो हम लोग कर ही नहीं सकते, वेस्टर्न घाट पे तो डेवलपमेंट भी रहता है, लाखों करोड़ों लोग भी रहते हैं, तो ये हम लोग नहीं कर सकते, इनकी बात को माना नहीं। फिर गवर्नमेंट ने एक और कमेटी बनाई 2013 में। उसी कमेटी मतलब गदगिल साहब की रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए और नई रिकमेंडेशन के लिए एक और कमेटी बनाई, कस्तूरी रंगन कमेटी जिसको बोलते हैं। 2013 में इसका रिपोर्ट आया था। कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये कहा, देखो सारे वेस्टर्न घाट को सेंसिटिव डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, 37% अगर आप डिक्लेयर कर दो ना तब भी काम चल जाएगा। तो इन्होंने सबसे सेंसिटिव, जिसके अंदर वेनाड भी था, उन्होंने कहा कि भाई आप डिमार्केट कर दीजिए 37 को, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, इसे आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दीजिए, यहाँ पे कोई माइनिंग नहीं होगी, कोई क्वेरिंग नहीं होगी, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट नहीं होगा। सरकार ने दोनों को ही नहीं माना, और आज नतीजा आपके सामने है। सरकार की भी मजबूरी है, ऐसी बात नहीं है। अब वहां पे सरकार डेवलपमेंट भी करना जरूरी है भाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, वो सब चीजें करनी है, लेकिन कुछ तो करिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की खूब सारी बातें करती हैं, लेकिन उसके लिए 10% तो एफर्ट लीजिए। उस रिपोर्ट को आप बिल्कुल एकदम बांध बांध के अलमारी में बंद मत करिए ना। रेक्टिपिज्म ये सरेआम नजर आ रहा है, ये दिक्कत हमारे यहाँ पे है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इंक्लूडिंग केरला, हमारे पास एक प्रॉपर मिटिगेशन प्लान नहीं है। केरला के पास खुद का एक मिटिगेशन प्लान नहीं है। सच मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा इनसफिशिएंट है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हम आज तक प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाए। थोड़ा सा बाद में इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास रियल टाइम डेटा नहीं है, डेटा की बहुत कमी हमारे पास है, उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ पे है नहीं। पहली बात तो पॉलिसी नहीं है, अगर पॉलिसी है इंप्लीमेंट नहीं होती है। रेगुलेटरी बॉडीज की भी कमी है, और जो रेगुलेटरी बॉडी है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही है। अब देखिए एमसीडी के पास रेगुलेटरी बॉडी है, डीडीए के पास भी है, अगर ये अपना काम अच्छे से कर रही होती तो ये सब नौबत नहीं आती। पॉलिसी है, पॉलिसी ये कहती है कि बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ये
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे गवर्नेंस के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, बहुत बड़ी। लो कम्युनिटी अवेयरनेस एंड द पार्टिसिपेशन। हम लोग सब काम सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं, जो करेगी सरकार करेगी। अरे भाई, खुद की जिम्मेदारी कब लेंगे हम लोग? तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। अगर लोग जो अवेयर हैं भी, मान के चलिए, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब इसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो चीज़ों को, हम भी इसी का पार्ट है। अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें इलीगल हो रही हैं, हम अवेयर हैं, लेकिन हम उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना, उसको दूर करने के लिए। ये हमारे यहाँ पे समस्या है। अब डर लग रहा है हमें या कुछ भी हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है, बट यस, ये सच्चाई है ना। चलिए थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लैंड मैनेजमेंट एंड द स्टेप्स। सरकार को भी ये पता है कि क्या करना चाहिए, और कुछ कुछ स्टेप सरकार ने लिए भी हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो कम में हमें ज्यादा करना पड़ता है। 1 लाख लोगों के ऊपर अगर आपको 200 पुलिस वाले चाहिए, तो हमारे पास 100 भी नहीं है, मान के चलिए आप। लेकिन पुलिस तो है, सरकार को पता है कि पुलिस चाहिए, लेकिन उतनी नहीं हमारे पास है जितनी एक्चुअली में चाहिए चीजों को मेंटेन करने के लिए। तो हमें ये पता है कि हमें अपनी लैंड को प्रॉपर मैनेज करना है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ये हमारे यहाँ पे चैलेंज भी है, इश्यू भी है। तो थोड़ा सा देखेंगे लैंड मैनेजमेंट की, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। 2009 के अंदर एनडीएमए ने अपनी गाइडलाइंस को पब्लिश किया। सोच के देखिए, लैंडस्लाइड हो, हीट वेव हो, ड्रोट्स, फ्लड्स, ये सब तो इंडिया में कितने सालों से आ रहे हैं। ऑफिशियली 2009 के अंदर हम लोग पहली बार गाइडलाइंस लेके आए हैं। ये मैं बात कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नेंस की और रिसोर्सेज की। ये 1960s में क्यों नहीं लेके आए भाई? तब के इंडिया में डिजास्टर नहीं आते थे। 70s में क्यों नहीं लाए? 80s में क्यों नहीं लाए? 90s में क्यों नहीं लाए? अभी सिर्फ 15 साल पहले हमारे यहाँ पे गाइडलाइंस आई हैं लैंडस्लाइड को लेके या दूसरे डिजास्टर्स को लेके भी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। जब मालपा इंसिडेंट हुआ था, मालपा इंसिडेंट के बाद सरकार अचानक से जागी और गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग एक लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे अब दिल्ली में जो चीजें हुई, आप इसी से मेंटेन कर सकते हो। सरकार क्या कह रही है, हम दिल्ली में उन जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहां पे हम लोग स्टेप लेंगे। तो ये क्या है? ये एक हजार्ड जोनेशन ही तो है। जहां पे हजार्ड होने के चांसेस होते हैं, उन जगह को आइडेंटिफाई करिए, सबसे पहला काम होता है। तो सरकार भाई हम तो लक्ष्मी नगर में जाएंगे, हम लोग तो मुखर्जी नगर में जाएंगे, हम तो राजेंद्र नगर में जाएंगे, हम तो फलाना जाएंगे, ढिमकाना जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? आइडेंटिफिकेशन ही तो कर रहे हैं ना हजार्ड लोकेशंस की। सरकार जागी और उन्होंने कहा भाई हम लोग ये सब करने वाले हैं। सबसे जरूरी है ये चीज, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज इफेक्टिव होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, दिल्ली में तो लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है ना, लैंडस्लाइड तो रुद्रप्रयाग में हो रहा है, पिथौरागढ़ में हो रहा है। तो आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो अपने रिसोर्सेज को वहां पे हम लोग फोकस कर पाएंगे। तो हजार्ड जोनेशन उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी हजार्ड जोनेशन के लिए, और उन्होंने अच्छा काम भी किया, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर आगे थोड़ा सा और हम लोग देख सकते हैं लैंड मैनेजमेंट में। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लीड एजेंसी है इंडिया में लैंडस्लाइड को मॉनिटर करने के लिए, वो सब चीज़ें रहती हैं। फिर आपको ये भी मैंने बता दिया, लैंडस्लाइड हजार्ड एटलस भी हमारा आता है, ठीक है। उसके अलावा 2014-15 से हम लोगों ने एक और प्रोग्राम चलाया है, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग। तो इसमें लोग क्या करते हैं, बेसिकली वही मोटी मोटी सी बातें हैं भाई। हम लोगों ने हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, थोड़ा नीलगिरी वाला रीजन, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, और ये आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तालुका के अंदर ज़्यादा लैंडस्लाइड आते हैं। तो वो बेसिकली इसका काम था। फिर हम लोगों ने एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट भी बनाया, जो कि ट्रेनिंग वगैरह का काम करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। वो सब हम लोगों ने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत डिटेल में मत जाना इन चीज़ों के बारे में, पर थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। तो अब स्टेप्स कौन कौन से लिए हम लोग लैंडस्लाइड से डील करने के लिए? एनडीएम में ऑब्वियसली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हम लोग लेके आए, 2005 के अंदर हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट लेके आए। तो यहाँ से हम लोगों ने बेसिकली, एक्चुअली यूपीएससी में सवाल आ चुका है जीएस पेपर 3 के अंदर कि 2005 से पहले इंडिया में डिजास्टर की अप्रोच क्या हुआ करती थी, 2005 के बाद हमारी अप्रोच क्या है। अब वो इफेक्टिव है कि नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन अप्रोच पहले हमारी क्या थी? हमारी अप्रोच पहले रिएक्टिव थी। हम लोग पहले रिएक्शन करते थे।
अब हमारी अप्रोच थोड़ी सी प्रोएक्टिव है। अगर आप आजकल देखेंगे जैसे बजट हमारा आता है तो उसके अंदर भी हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये प्रोएक्टिव अप्रोच ही तो है। इकोनॉमिक सर्वे जब आता है तो वहां पे भी हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क का हम लोग पार्ट हैं, ह्यूगो फ्रेमवर्क का हम लोग पार्ट हैं। जब स्टेट के बजट आते हैं उसके अंदर भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लोग मेंशन करते हैं। तो एनडीए में हम लोगों ने पहली बात बनाया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जीएसआई मतलब जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके साथ ही मिलकर काम करते हैं, ठीक है। जो डिजास्टर, जो लैंडस्लाइड वगैरह का रिस्क होता है उसको ये मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। फिर 2019 में हम लोग एक नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी लेके आए। 2019 में हम लोगों ने इसको फाइनली किया। इसके अंदर भी वही काम होता है, जो मोस्ट वल्नरेबल लोकेशन होती हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो सब हम लोग यहाँ पे किया जाता है। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम लोगों ने डेवलप किया आईएमडी के साथ जोड़ के, ठीक है। कोई आईएमडी क्या करता है, रेनफॉल को प्रिडिक्ट करता है, और रेनफॉल जहाँ पे ज्यादा होता है मानसून के दौरान वहाँ पे लैंडस्लाइड के केसेस ज्यादा आते हैं। अर्थक्वेक से इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक हमें पता ही नहीं है कब आएगा भाई। तो जो अर्थक्वेक जनरेटेड लैंडस्लाइड होते हैं वहां पे कोई काम नहीं होता है, लेकिन जो रेनफॉल के रिगार्डिंग लैंडस्लाइड होते हैं जो आईएमडी के साथ मिलकर हम करते हैं, वहां पे हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम का बेसिकली काम भी करते हैं, ठीक है। वो तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब थोड़ा सा हजार्ड जोन मैपिंग का बात कर लीजिए। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। 2019 में जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई, अभी अभी हम लोगों ने बात किया। जो एंडेमिक गाइडलाइंस आई लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन के बारे में, फिर हम लोगों ने नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट भी चलाया, और फिर हम लोगों ने चलाया अमृत विश्व विद्यापीठ। बेसिकली एक ये यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ है, और जिन्होंने सेंसर बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया। 2009 से ये लोग काम कर रहे हैं, और कई बार इन्होंने बिल्कुल परफेक्टली प्रिडिक्ट किया है कि कहाँ पे लैंडस्लाइड आएगा। बाद में इसको सिक्किम के अंदर भी इंप्लीमेंट किया गया, वहां पे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। देखिए कोई सी चीज़ की भी जो गारंटी 100% नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया अभी तक। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप उस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखो। घुमा फिरा के सबके अंदर एक ही चीज़ है, कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करिए, जोनेशन करिए, लोगों को ट्रेन करिए, सबके अंदर घुमा फिरा के एक ही चीज़ है। और यही इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी है, दैट वी आर नॉट स्पेसिफिक। जनरल से पॉइंट है, जनरल से पॉइंट है, ट्रेन करिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करिए, रिस्क को कम करिए। अरे भाई वी वेरी स्पेसिफिक ना, हाउ टू डू इट वो कोई नहीं बताता है। बस आपने क्या किया, जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स को उठाया, उनका कॉपी पेस्ट करके यहां पे एक रिपोर्ट बना दी। ग्राउंड पे कैसे करें, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन ऑर्गेनाइजेशन होगी, कितने लोग इसके अंदर आएंगे, कितना बजट इसका जाएगा, क्या टाइमलाइन हमारी रहने वाली है, डेडलाइन क्या है इन सब चीजों की, क्या ये मेंशन किया आपने अंदर, किसी के अंदर नहीं किया है। और ये सबसे बड़ा दिक्कत भी है। तो हमारे पास क्लियर कट स्पेसिफिक डिजास्टर के रिगार्डिंग पॉलिसी एक्चुअली है ही नहीं। इवन अगर आप एनडीएमए की गाइडलाइंस देखोगे ना, ये भी बिल्कुल वेग सी हैं, एकदम जनरल सी जो है वो इन्होंने पॉइंट्स बता रखे हैं। लैंडस्लाइड के जितने भी इंसिडेंट्स इंडिया में होती हैं आप उनका रिकॉर्ड रखिए, तुरंत उनको जो है रजिस्टर में लिखिए भाई, उनकी एक इन्वेंट्री बनाइए, ये उन्होंने कहा। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल जो कम्युनिटीज हैं, ये मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें। ये क्या बात हुई, ये तो कितनी जनरल सी स्टेटमेंट है। कैसे काम करें, कोई आपने बॉडी बनाओ, कोई उसके अंदर कोई मैन पावर आप रखिए, टेक्नोलॉजी आप क्या यूज कर रहे हो, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक ना। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी एनडीएमए गाइडलाइंस का। झूठ मत बोलो, सबसे प्यार करो, इज्जत से बात करो, ये जनरल सी बात है तो कोई भी बोल देगा, ठीक है। लेकिन वो डेवलप कैसे करना है, वो एप्टीट्यूड वो एटीट्यूड, ये एक समस्या है हमारे। पायलट प्रोजेक्ट वगैरह चलाइए, एनडीएमए ने ऐसा कहा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई जो सबसे ज्यादा जहाँ पे लैंडस्लाइड आते हैं या डिजास्टर्स आते हैं वहां पे आप ज्यादा फोकस करिए, वहां पे पायलट प्रोजेक्ट चलाइए। जब वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी तो उस प्रोजेक्ट को आप कहीं और इंप्लीमेंट करिए, ये इनका कहना था। प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करिए, साइट स्पेसिफिक स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह इक्वल लैंडस्लाइड्स नहीं आते हैं, कहीं पे ज़्यादा आते हैं, कहीं पे कम आते हैं। तो उस वजह से साइट स्पेसिफिक, जैसे वेनाड है साइट स्पेसिफिक है, पिथौरागढ़ है, आपका जो है प्रयागराज है, सॉरी आपका जो है रुद्रप्रयाग है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आते हैं। सिक्किम में काफ़ी लैंडस्लाइड आते हैं।
इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाइए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बनाइए, लोगों को अवेयर करिए, प्रिपेयर करिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, जो बिल्डिंग कोड्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप करिए। भाई पहाड़ों में भी जो बिल्डिंग बन रही है ना, क्या वो अर्थक्वेक प्रोन है? क्या मटेरियल आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो? वो सब बिल्डिंग कोड को भी तो रिस्पेक्ट करिए ना आप लोग। अभी आप देखे जरा क्या हुआ, जो बिल्डिंग कोड को डिसाइड करने वाली बिल्डिंग है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसी के अंदर पानी भर गया। फ्लड मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज बनाने वाली जो बिल्डिंग है, उसी के अंदर फ्लड आ गया। ये है हमारे यहाँ पे इशू बहुत बड़ा। कागजी चीजें बहुत हैं, ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं। ऑटोनमस नेशनल सेंटर और लैंडस्लाइड रिसर्च सेंटर बनाइए, कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करते रहिए। ये तो एनडीएमए की गाइडलाइंस है मोटे मोटे तौर पे, ये तो आपको याद करनी ही करनी है। देखिए और भी लिख सकता था मैं, और भी है बेसिकली यहाँ पे कुछ कुछ, लेकिन एग्जाम में आपको 50 तो याद नहीं करनी है। अगर आप 8-10 भी याद करोगे, एग्जाम में 4-5 भी याद आ जाएगा आपका मोटे मोटे से तौर पे, तो आपका काम हो जाता है। बाकी आप एनडीएमए की गाइडलाइंस पे वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है, वहाँ से हर डिजास्टर के लिए आप उसकी गाइडलाइंस को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और उसको थोड़ा सा देख लीजिए, हो जाएगा काम। 150-250 वर्ड में तो लिखना ही है ना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ तो लिखनी नहीं है, काफ़ी है। इन सब के अलावा, एनडीएमए की गाइडलाइंस के अलावा और कौन से स्टेप्स आप ले सकते हो जो एनडीएमए की गाइडलाइंस के अंदर मेंशन नहीं है, और ये थोड़े से ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, जैसे प्लांटिंग, ठीक है, एवलांच प्रिवेंशन फॉरेस्ट, जो हिली एरियाज होते हैं जहाँ पे स्नो कवर्ड पीक्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉपर तरीके से प्लांटिंग करिए, ताकि जब बर्फ नीचे आएगी, आइस नीचे आएगा, स्नो नीचे आएगा, तो थोड़ा उसका बैरियर का काम कर सकता है। समथिंग लाइक स्टेप, ये देखिए जरा, स्टेप टेरेस दिख रहा है ना आपको? इसमें क्या होता है, जब बर्फ नीचे आएगी, स्नो नीचे आएगी, तो वो स्टेबिलिटी के साथ आएगी, कम स्पीड के साथ आएगी, उससे डैमेज कम होगा। ये आप डेफिनेटली वहां पे कर सकते हैं। एवलांच कंट्रोल फेंस, ये देखिए आपने फेंसेस लगा रखी हैं, तो जब एवलांच आएगा तो इनसे इसकी स्पीड, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, आप ये सब कर सकते हो। सस्पेंडेड फेंसेस जो है आप लगा सकते हो, जैसे जो थोड़ा थोड़ा बाद में दिखाऊंगा आपको, शायद यहाँ पे दिया होगा। सस्पेंडेड फेंसेस का मतलब यही होता है कि इस तरह की फेंसेस को ये बस सस्पेंडेड फेंस बोलते हो एक तरह से, ठीक है। ये ज़्यादा देखो, हर जगह भी इक्वल एवलांच तो आते नहीं है, कहीं पे ज़्यादा आते हैं, कहीं पे कम आती है, तो आप उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके वहाँ पे कुछ कुछ फेंसेस लगा सकते हो, दैट्स योर सस्पेंडेड फेंसेस। टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, बोरिंग कर सकते हो आप, ठीक है। आप देख सकते हो कि भैया नीचे जो सोइल है, हमारी सब सोइल है, उसकी हालत क्या है, वो उसके अंदर वो कितना मॉइस्चराइज्ड है, वेट है, ड्राई है, उस कॉन्टेक्स्ट में। जो हमारी बेड रॉक होती है, आप उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, सेismic एनालिसिस आप जो है स्लोप का कर सकते हो, या कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये यार बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, हाई लेवल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स वगैरह सब आपको चाहिए होते हैं। कभी कभी हम लोग कर लेते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं। टेरेस फार्मिंग को प्रमोट करिए, ठीक है, इससे फ्लो कम होगा, स्टेबल होगा, स्पीड कम होगी, डैमेज कम होगा, लैंडस्लाइड का रिस्क कम होगा। एफोरेस्टेशन करिए, ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियसली बात है। रिटेनिंग वॉल्स बनाइए, देखिए कई बार पहाड़ों में गए होंगे, आपको ये इस तरह की दीवारें नजर आ रही होंगी, तो इससे क्या होता है, जो ऊपर से लैंडस्लाइड होता है वो इसको रोक देता है बेसिकली, ठीक है। आप ये रिटेनिंग वॉल्स वगैरह बना सकते हो। जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती थी वहाँ की लोकल कम्युनिटी की, उसका यूज करिए। आजकल आप पहाड़ों में जाओगे ना, आपको पहाड़ों के घरों में और दिल्ली के घरों में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। वो सेम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सेम घरों के डिज़ाइन होते हैं, सेम ही सेम नज़र आता है। लेकिन अगर आप 50 साल पहले पहाड़ों के घर देखते तो टोटली डिफरेंट होते थे उनका स्ट्रक्चर, लोकल मटेरियल का यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें, तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज कहीं ना कहीं गुम हो गई है ऑब्वियसली। तो उसका हम दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। लोकल कम्युनिटी को जो है वो पार्टिसिपेट करे, वो भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्डनेस हम लोग कर सकें। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आप करिए, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में, रिसर्च में खासकर आप वो कोलैबोरेट कर सकते हो वर्ल्ड की एजेंसीज के साथ, है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है। हर गांव में कुछ लोगों को आप ट्रेन कर सकते हो जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होंगे। भैया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स तो बाद में आएगी ना, जो उस गांव में या जो वहाँ पे लोकल जो कुछ लोग हैं जो ट्रेन होंगे,
कम्युनिकेशन डेवलप करने में या लोगों को रेस्क्यू करने में, आप उनको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दीजिए। सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स वो होंगे, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो अर्थक्वेक प्रोन जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन जो करिकुलम है, आप उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ करें ना, डिजास्टर मैनेजमेंट का स्कूल लेवल पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है किताबों में, प्रैक्टिकल भी उसको करके देखना है, राइट, डेमोज उसको करके देखने हैं। तो वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं जो हमें करनी चाहिए। और भी जो आपके दिमाग में आए, ठीक है, आप वो कर सकते हो। तो जब हम लोग किसी भी डिजास्टर की बात करते हैं ना, बेसिकली उसकी जो स्टेप्स लेने की बात होती है, हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं: प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, तीनों की चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है भाई। प्री डिजास्टर क्या क्या करेंगे? प्रिपेयर्डनेस करेंगे, प्लान बनाएंगे, हैजार्ड डोनेशंस करेंगे, सब चीज़ों को स्टैंड बाई पे रखेंगे, है ना। प्री डिजास्टर हमने कर लिया। जब डिजास्टर हुआ तब आप इमीडिएटली क्या करोगे? आप रेस्क्यू करोगे, ठीक है, आप वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाओगे। पोस्ट डिजास्टर आप क्या करोगे? जो कम्युनिकेशन है वो सेटअप करने की कोशिश करोगे, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको ठीक ठाक करने की कोशिश करोगे, रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करोगे, रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करोगे, वो ऑब्वियसली। तो ये आप उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके उस पर्सपेक्टिव से सोचें। अब जैसा सवाल आपका एग्जाम में आया होगा, अगर आपको इस तरीके से सोचोगे तो आपका आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल आया था 2021 के अंदर कि वेस्टर्न घाट और हिमालयन रीजन के अंदर क्या है। एटलस क्या कहता है? एटलस ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू फ्रीक्वेंसी और व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स, ऑब्वियसली जो हिमालयन रीजन है वहां पे ज्यादा लैंडस्लाइड आते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेकिन जब बात डेथ की आती है तो वेस्टर्न घाट के अंदर डेथ ज्यादा होती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट डेंसली पॉपुलेटेड ज्यादा है। ये कौन कह रहा है? ये हमारा गवर्नमेंट कह रही है, ये हमारा एटलस कह रहा है। लेकिन अगर आप बात थोड़ा सा कंपेयर करें वेस्टर्न घाट ईस्टर्न हिमालय को इन जनरल, तो आप देखोगे कि हिमालयन माउंटेन को यंग माउंटेन है, फ्रजाइल माउंटेन है, अभी भी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं, खासकर लैंडस्लाइड है, उसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि टेक्टोनिकली एक्टिव है ना। इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट के नीचे जा रही है, तो टेक्टोनिकली एक्टिव, बहुत सारे फोल्ड्स आपको वहाँ पे नजर आएंगे। तो ये एक रीज़न वहाँ पे डेफिनेटली है, क्योंकि यंग माउंटेन है इसलिए बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड भी नहीं है। आपको मिट्टी नजर आएगी, छोटे छोटे पत्थर नजर आएंगे, बड़े पत्थर नजर आएंगे, काइंड ऑफ है ना, अनकंसोलिडेटेड है। तो थोड़ा वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सोइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हिमालयन रीजन्स के अंदर। स्टीप शार्प स्लोप है ऑब्वियसली, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टीप होगा स्लोप, ग्रेविटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है और लैंडस्लाइड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खासकर अगर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो वहाँ पे झूम कल्टीवेशन जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है फॉलो की जाती है, जिसमें जंगलों की कटाई वगैरह कई बार की जाती है। तो बेसिकली लैंडस्लाइड आने के चांसेस ज़्यादा वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं वेस्टर्न घाट की अगर बात करें, वेस्टर्न घाट के अंदर माइनिंग एक्टिविटी जो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि लैंडस्लाइड का एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे नजर आता है। डिफॉरेस्टेशन हम लोगों ने केरला वाले एग्जाम्पल में भी देखा। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, प्लांटेशन हो गया या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा नजर आएंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। तो वो एक रीज़न यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा हैवी रेनफॉल जब होता है, अभी हम लोग ने केरला का एग्जाम्पल भी देखा, वेनाड वाला, राइट, तो वो एक रीज़न यहाँ पे है। विंड मिल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लगाए गए हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर, अलग अलग स्टेट्स में, तमिलनाडु वगैरह में, सतारा में, इडुक्की, रत्नागिरी वगैरह में। तो उसकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो एक इसका रीज़न होता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हिमालयन रीजन, तो डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा भी इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नंबर्स के कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट के अंदर कम आते हैं, लेकिन डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। उस कंटेक्स्ट में आप इसको याद रखना है। चलिए जी, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफ़ी डायमेंशंस यहाँ पे जो है वो कवर कर ली हैं, ठीक है। इसके अंदर एक दो चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी हम आपको नोट्स के अंदर मैं दे दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, ये हम लोगों ने इनडायरेक्टली बात कर लिया है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाई एक लैंडस्लाइड प्रोन एरिया के? स्लोप वहाँ पे ज़्यादा होगा, डिफॉरेस्टेशन आपको नजर आएगा, सोइल जो है कंसोलिडेटेड नहीं होती है, रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कुछ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया के आपको कॉमन फीचर्स नजर आएंगे। ये चाहे केरला में आए चाहे हिमाचल में आए, वो आपको नजर आता है। उसके बाद लोकल वेरिएशंस जो है कुछ कुछ शुरू हो जाती है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको देखना है, ठीक है। चलो
स्टेप्स कौन कौन से हम लोगों ने लिए हैं, चैलेंजेस क्या क्या है, इंपैक्ट लैंडस्लाइड का क्या होता है, लैंड यूज पैटर्न हम लोगों ने देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडस्लाइड, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, मीनिंग ऑफ लैंडस्लाइड, वेनाड लैंडस्लाइड के बारे में थोड़ा बात कर लिया, एनडीएमए गाइडलाइंस के बारे में बात कर लिया, जनरल जो गाइडलाइंस हैं वो हम लोगों ने बात कर लिया। मुझे लगता है ये हम लोगों ने काफी डायमेंशंस कवर कर ली हैं। फिर भी आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहें, कुछ नए आपको सीखने को मिले, ठीक है, आप वो जाके उसके अंदर जरूर ऐड करें। आप एनडीएमए की वेबसाइट पे जाओगे, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, आप इन्हीं नोट्स के अंदर उसको ऐड कर सकते हो। 150 वर्ड 250 वर्ड के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है वो मोर देन सफिशिएंट है। आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो और अपने 10 नंबर या 15 नंबर आप इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ कंटेंट पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता है, उसको अंडरस्टैंड करना भी सफिशिएंट नहीं होता है। उसको अंडरस्टैंड करके समझ के गिवन टाइम में, गिवन वर्ड लिमिट में प्रेजेंट करना, ठीक है, एक क्वालिटी के साथ, वो एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपको मार्क्स ला के देगा, वही आपका सिलेक्शन के अंदर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद लिखने की कोशिश भी करें, ठीक है। शुरुआत में जनरल चीजें लिखें, वो बाद में बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन वगैरह वो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाले कोर्स में कर सकते हो। ये हमारे चैनल पे भी चलता है, प्रेप आईएएस वाले चैनल पे भी, उसमें आपको फ्री आंसर राइटिंग के स्किल सिखाए जाते हैं, आप वो भी जाके कर सकते हो, ठीक है। चलो तो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ आइडिया मुझे दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए।